यह कहानी है देश की राजधानी दिल्ली के रूपनगर की। और रूपनगर में ही नरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। और रूपनगर में ही नरेश का खुद का अपना मकान था। और उसी घर में नरेश अपने परिवार वालों के साथ रहता था। नरेश की पत्नी का नाम बिमला था। और उसके बच्चे का नाम सूरज था। नरेश दिल्ली में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। और अपने घर को किराए पर भी दे देता था, जिससे उसको कुछ पैसे मिल जाते थे। सूरज की उम्र 14 साल के आसपास होती है। और सूरज अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था, जिस वजह से उसके माता पिता बहुत ज्यादा उसको लाड़ प्यार करते थे। और माता पिता का ज्यादा प्यार मिलने की वजह से सूरज बहुत ज्यादा जिद्दी और नटखटी लड़का हो जाता है। दिन रात दोस्तों के साथ वह क्रिकेट खेलता था और पढ़ाई में भी नहीं करता था। एक दिन सूरज अपने दोस्तों के साथ अपने घर के बाहर क्रिकेट खेल रहा था। तभी जो गेंद है वह सूरज के चाचा के घर में चली जाती है। तब सूरज अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग यहीं पर रुको, मैं अभी गेंद को लेकर आ रहा हूँ। इस तरीके से सूरज अपने चाचा के घर में चला जाता है गेंद को लाने के लिए। लेकिन जब अपने चाचा के घर में जाता है तो देखता है कि उसका चाचा और उसके चाची, वो दोनों लोग अपने कमरे में संबंध बना रही होती हैं। सूरज अपने चाचा और चाची को इस हालत में देखता है तो उसके मन में भी गंदे विचार आने लगते हैं। लेकिन सूरज वहां से अपना गेंद उठाता है और घर से बाहर चला जाता है। अपने साथ फिर से जाकर क्रिकेट खेलने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद फिर से वो गेंद चाचा के घर में जाकर गिर जाती है। तब सूरज वो अपने दोस्तों से कहता है कि मैं दोबारा गेंद लेने के लिए नहीं जाऊंगी, हमारे चाचा बहुत ज्यादा डांट रहे हैं। एक काम करो, हम लोग क्रिकेट अब कल खेलेंगे। इतना कहने के बाद सूरज अब अपने दोस्तों को वहां से भेज देता है और खुद भी अपने घर पर चला जाता है। लेकिन सूरज बार बार अपने चाचा और अपने चाची के बारे में सोच रहा था। सूरज किसी के भी साथ शारीरिक संबंध बनाने के बारे में सोच रहा था। सूरज ये भी सोच रहा था कि काश को उसको कोई मिल जाता जिसके साथ वह शारीरिक संबंध बना सकता। यही सब सोचते सोचते अभी 10 मिनट ही गुजरे थे। तभी सूरज है वो फिर से अपने चाचा और चाची के घर में जाता है अपनी गेंद को लेने के लिए। दरअसल सूरज का ये सिर्फ एक बहाना था गेंद लेने का। लेकिन सूरज जो है वो अपने चाचा और चाची को जो लोग कर रहे थे वो अपनी आंखों से देखना चाहता था। जिस वजह से सूरज अपने चाचा के घर में जब जाता है तो देखता है कि वो दोनों अभी भी शारीरिक संबंध बना रहे हैं। सूरज वहां खड़ा होकर लगातार अपने चाचा और अपनी चाची को देखता रहता है। कुछ देर बाद वहां से अपनी गेंद को लेकर अपने घर चला आता है। उस दिन के बाद से लगातार इसी फिराक में वो रहता था कि कब उसको मौका मिल जाए किसी के साथ शारीरिक संबंध बना लेने का। तभी 10 दिन बाद एक विधवा महिला सूरज के घर पर आती है। उस विधवा महिला का नाम शांति देवी था। शांति देवी सूरज की माँ बिमला से कहती है कि मुझे किराए पर मकान लेना है, किराए पर रूम चाहिए। अगर आपके यहाँ रूम खाली है तो आप मुझे बता दीजिए। उसके बाद सूरज की माँ शांति देवी को अपना कमरा दिखाती है और वो कमरा शांति देवी को पसंद आ जाता है। लेकिन उस कमरे में एक चीज की कमी होती है। वो कमी यह थी कि उस कमरे के अंदर नहाने के लिए कोई बाथरूम नहीं था। जब शांति देवी सूरज की माँ से बताती है तब सूरज की माँ कहती है कि कोई बात नहीं, आपको अकेले ही यहाँ पर रहना है। और जब आपको नहाना होगा, जब बाथरूम आपको यूज करना होगा, तब आप मेरा बाथरूम यूज कर लीजिएगा। इसी बात पर शांति देवी वहां रहने के लिए तैयार हो जाती है और उस कमरे में रहने लगती है। लेकिन जब यह बात सूरज को पता चलता है कि उसके घर में एक विधवा महिला आई है और किराए पर मकान लेकर वो रह रही है, तब सूरज है वो उस विधवा महिला की फिराक में हमेशा रहने लगता है। विधवा महिला कहीं भी जाती थी तो सूरज वो हमेशा उसकी निगरानी में लगा रहता था। विधवा महिला जब घर पर आती थी, अपने कमरे में जाती थी, तो सूरज हमेशा उसके आगे पीछे लगा रहता था। लेकिन एक दिन जब शांति देवी नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और जब वो अपना कपड़ा पूरा उतार देती है, तभी सूरज है वो बाथरूम की खिड़की से झांक कर पीछे एक छोटा सा रोशनदान लगा हुआ था, उसी से झांक कर शांति देवी को देखने लगता है। शांति देवी को बिना कपड़ों में देखकर जो सूरज है उसको शांति देवी के साथ कुछ करने का
गलत काम करने का मन करने लगता है। उस दिन के बाद से सूरज वो लगातार शांति से मिलने जुलने लगता है और उसके कमरे में भी आने जाने लगता है, उससे बातचीत करने लगता है। शांति भी सूरज को बहुत ज्यादा लाड प्यार करती थी, क्योंकि सूरज है वो भी बहुत छोटा लड़का था। अभी उसकी उम्र थी मात्र 16 साल के आसपास। शांति देवी जब सूरज से बातचीत करती थी तो शांति देवी को सूरज से बात करके बहुत अच्छा लगता था। शांति देवी सोचती थी कि कितना प्यारा बच्चा है, हमेशा शरारत करता रहता है और हमेशा मौज मस्ती मजाक करता रहता है। शांति देवी की जिंदगी में कोई भी नहीं था, जिस वजह से शांति देवी हमेशा सूरज के साथ हंसी मजाक करती रहती थी और इस तरीके से उन दोनों का जिंदगी गुजर रहा था। सबकी जिंदगी गुजर रही थी। तभी एक दिन शांति देवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। शांति देवी अपने कमरे में सोई हुई थी और जोर से आवाज लगाकर सूरज को अपने पास बुलाती है। तब सूरज दौड़ते हुए उस शांति देवी के पास जाता है। तब शांति देवी उससे कहती है कि सूरज, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी जैसा फील हो रहा है। यहाँ पर कोई दूध बेचने वाला आता है क्या? मुझे दूध लेना है। तब दोस्तों सूरज कहता है कि मैं रोज अपने लिए दूध लेकर आता हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं वहां से आपके लिए भी रोज दूध ला दूंगा। शांति देवी पूछती है कि वो दूध वाला कैसे लीटर दूध देता है। तब सूरज कहता है कि इसके बारे में आपको मेरी मम्मी से बात करना पड़ेगा। वही दूध वाले से बात की है। तब शांति देवी कहती है कि ठीक है, जाओ आज दूध लेकर आओ और कल मैं तुम्हारे मम्मी से बात कर लूंगी। उस दिन सूरज घर से बाहर जाता है और दूध लेकर आता है और शांति देवी को दे देता है। शांति देवी जो है वो दूध पीने के बाद आराम से एकदम बेहोशी की हालत में सो जाती है। लेकिन अगले दिन शांति देवी जब सूरज की मम्मी से बातचीत करती है तो पता चलता है कि 1 लीटर दूध का दाम 50 रुपया होता है। तभी शांति देवी सूरज से कहती है कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी, तुम हर रोज मेरे लिए दूध वहां से लाकर दे देना। इतना कहने के बाद शांति देवी अपने कमरे में चली जाती है। अब इस तरीके से सूरज हर रोज अपने लिए भी दूध लेकर आता था और शांति देवी के लिए भी दूध लेकर वहां से आता था और इस तरीके से समय गुजरने लगा। शांति देवी को वहां रहते हुए पूरे 1 साल का वक्त गुजर जाता है। लेकिन अभी अचानक शांति देवी को बहुत ज्यादा उल्टियां होने लगती है। जब शांति देवी अपनी उल्टी की दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास जाती है तब डॉक्टर साहब हैं शांति देवी का सबसे पहले चेकअप करते हैं और जो रिपोर्ट उनके सामने आती है वो डॉक्टर साहब उस रिपोर्ट को देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर साहब शांति देवी से कहते हैं कि बधाई हो, आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, आपके पेट में 3 महीने का बच्चा पल रहा है। जब शांति देवी डॉक्टर साहब की इस बात को सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शांति देवी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, क्योंकि उनका जो पति है वो 3 साल पहले ही एक हादसे में गुजर चुके हैं और तब से लेकर अभी तक वो किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाई थी। यही सब सोचकर शांति देवी बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि क्या हुआ, आपको खुशी नहीं हुई? तब विधवा महिला कहती है कि डॉक्टर साहब, ये कैसे संभव हो सकता है, मेरे पति 3 साल पहले ही गुजर चुके हैं और मैंने किसी के साथ कुछ गलत काम भी नहीं किया है, फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? तब डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखिए, अब इसका जवाब तो आपके ही पास होगा ना, ना कि मेरे पास। इसके बारे में कैसे बता सकता हूँ मैं। अब शांति देवी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और डॉक्टर साहब से वहां से दवाई लेती है और दवाई लेने के बाद अपने घर पर चली आती है। घर पर आने के बाद शांति देवी को बहुत ज्यादा टेंशन सताने लगता है और शांति देवी सोचने लगती है कि अगर मैं यहाँ पर रूम लेकर किराए पर रहती हूँ, अगर यहाँ पर मैं रहूंगी तो हमारी बहुत ज्यादा बदनामी होगी, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि मैं एक विधवा महिला हूँ और जब मैं एक बच्चे को जन्म दूंगी तो सारे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यही सब शांति देवी बिस्तर पर लेटकर सोच रही थी और सोचते सोचते उनकी आंख लग जाती है। शांति देवी सो जाती है
उस दिन शांति देवी ना तो दूध पीती है और ना ही खाना खाती है। अब जाहिर सी बात है कि किसी भी महिला के साथ अगर ऐसा हादसा हो जाएगा तो बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी। लेकिन रात को जैसे ही 11 बजता है, उस दिन तभी जो सूरज है वो शांति देवी के कमरे का दूसरा चाबी लेकर जाता है और धीरे से शांति देवी के कमरे का दरवाजा खोलकर और शांति देवी के कमरे के अंदर चला जाता है। क्योंकि सूरज है वो सोच रहा था कि शांति देवी दूध पीकर सो गई होगी। लेकिन जैसे ही सूरज शांति देवी को छूने की कोशिश करता है, उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है, तभी अचानक शांति देवी की नींद खुल जाती है और वो अपनी आंखों के सामने जब सूरज को उस हालत में देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। चीखने और चिल्लाने की आवाज को सुनकर सूरज के माता पिता और उस रूम में जितने भी लोग रेंट पे रहते थे, सभी लोग जाग जाते हैं और सभी लोग दौड़ते हुए शांति देवी के पास आते हैं। तब शांति देवी सूरज के माता पिता से बताती है कि सूरज उसके साथ ऐसी हरकतें कर रहा था। तभी शांति देवी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पुलिस को फोन करके वहां मौके पर बुला लेती है। जब मौके पर पुलिस आती है तो पुलिस वाले जब दोनों पक्षों की बात को सुनते हैं, तब जाकर पुलिस वाले सूरज से पूछताछ करने लगते हैं कि तुम ऐसा क्यों किए हो। सूरज कुछ बता नहीं रहा था, वो इधर उधर की बातें कर रहा था और सूरज कह रहा था कि मुझे लगा कि ये मेरा कमरा है, इसलिए मैं इसके कमरे के अंदर आ गया। मैं नींद में था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मुझे कुछ पता नहीं चला कि मैं किसके कमरे में जा रहा हूँ। तब शांति देवी है वो पुलिस वालों से कहती है कि मुझे सूरज के ऊपर बहुत ज्यादा शक हो रहा है, क्योंकि आज मैं डॉक्टर साहब के पास गई थी तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पति है ही नहीं, मेरे पति मर चुके हैं 3 साल पहले ही, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। और मैंने किसी के साथ संबंध भी बनी नहीं बनाया है। जब पुलिस वाले शांति देवी की बातों को सुनते हैं तो उनके थोड़ा थोड़ा शक सूरज पे होता है, क्योंकि सूरज उस रात शांति के कमरे में गया था चुपके से। तो पुलिस वालों को लगता है कि शायद कहीं ना कहीं सूरज पहले भी ऐसा कर चुका होगा और शायद शांति देवी को इस बात की भनक भी नहीं होगी। पुलिस वाले सूरज को अपना साथ लेकर थाने पर चले जाते हैं और जब सूरज से पूछताछ की जाती है तो सूरज पहले तो उल्टी सीधी बातें करने लगता है। लेकिन जब पुलिस वालों दो तीन थप्पड़ लगाकर उससे सख्ती के साथ पूछती है, तब जाकर सूरज अपनी पूरी कहानी पुलिस वालों को बता देता है। सूरज पुलिस वालों से कहता है कि जब मैं भी उसके लिए दूध लेने के लिए जाता था तो उसके दूध में मैं नशे की दवाई मिलाकर उसको देता था और जब रात को वह दूध पीकर सोती थी तब मैं उनके कमरे में जाता था और उसके साथ गलत गलत करता था। जब पुलिस वाले सूरज से पूछते हैं कि तुम्हारे मन में ख्याल कैसे आया कि तुम उसके साथ गलत करोगे, तो तुम्हारे माँ जैसी हैं, तब दोस्तों सूरज पुलिस वालों से कहता है कि मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा था कि दवाई उसको खिलाओ और उसके साथ ऐसी हरकतें कर दो, संबंध बनाओ, और मुझे बहुत ज्यादा मन कर रहा था कि किसी के साथ संबंध बनाने का, जिस वजह से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और मैंने गलती से ऐसा कदम उठा लिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन शांति देवी को अभी भी सूरज की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि जो शांति देवी थी उनका वहां पर रहते हुए 1 साल हो गए थे और 1 साल के अंदर उनको कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि कोई उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है। क्योंकि शांति देवी जब दूध पीती थी तो दूध पीने के बाद एकदम से बेहोशी की हालत में सो जाती थी और सुबह में नींद जब उनकी खुलती थी तो आराम से वह अपना काम करती थी। शांति देवी पुलिस वालों से कहती है कि मुझे अभी भी सूरज के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा कि यह ऐसा बोल रहा है या फिर ऐसा मेरे साथ कर सकता है। तब पुलिस वाले शांति देवी का मेडिकल टेस्ट करवाते हैं और सूरज का भी मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, तो दोनों का जो डीएनए रिपोर्ट है वो सेम निकलता है। तब जाकर पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि सूरज है वो शांति के साथ शारीरिक संबंध बनाया है, जिस वजह से शांति प्रेग्नेंट हो गई है। इस तरीके से यह पूरी घटना का खुलासा होता है। उसके बाद पुलिस वाले सूरज को बाल सुधार में कोर्ट से कार्रवाई करते हुए भेज देते हैं।
और अभी भी जो सूरज है वह जेल में बाल सुधार जेल में अपनी सजा काट रहा है। और जब उसकी उम्र 18 साल के ऊपर हो जाएगी, तब अगर उसका अच्छा कर्म रहा तो उसको जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से इस पूरी घटना का अंत हो जाता है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। सो धन्यवाद।